हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अभी से ही एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो जो मैं बताऊँ उसको नोट डाउन करते हुए जाना। अगर नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे सेंद्रा क्लासेस, तो फिर आप वहां से भी जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पीडीएफ के लिए आप लोग को कोई चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग को दिखाना है। तो देखिए यहाँ क्या है, √3। ठीक, तो देखिए √3 के जगह पे आप लोग को √2 भी पूछा जा सकता है, √5 भी पूछा जा सकता है और √7 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इनमें से कोई भी पूछ दे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फुल्ली एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा कि अगर √2 भी दे दिया जाए, √5 भी दे दिया जाए या √7 भी दे दिया जाए तो उसको भी हम लोग इसी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, और उसको प्रूव करने के लिए कहाँ हम लोग चेंजेस करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को वह भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है कि √3 को अपरिमेय संख्या दिखाना। ठीक है, तो देखिए हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय दिखा ही नहीं सकते हैं। तो अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको मानेंगे। ठीक है, यदि अपरिमेय दिखाना है ना √3 को, तो √3 को हम लोग परिमेय मान लेंगे। ठीक, √3 को परिमेय मानेंगे तो √3 को परिमेय मानने के बाद परिमेय संख्या का जितना भी कंडीशन होता है उसको फुलफिल कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी फुलफिल करने का मतलब उसको √3 के ऊपर थोपेंगे। अगर वह परिमेय संख्या का कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो फिर वह परिमेय हो जाता है। अगर उनमें से किसी एक को भी फुलफिल नहीं करता है ना तो फिर वह अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, यही हम लोग को दिखाना है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां हम लोग पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे। ठीक है, यानी हल में लिख लेंगे, हल कहिए या प्रूफ कहिए, जो लिखना हो लिख लेना है। ठीक है, अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग ने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब हम लोग ने √3 को परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ √3 को हम लोग ने परिमेय माना है तो √3 के इक्वल में हम लोग को p/q लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन ही यही होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, √3 बराबर p/q। अब यहाँ देखिए ये p/q जो लिखे हैं तो यहाँ हम लोग को बताना है कि ये p और q क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या बताएंगे कि जहां p और q, ठीक है, ये एंड का सिंबल है। ठीक, p और q अभाज्य, ठीक है, संख्या है तथा q = ≠0। ठीक है, अब यहां हम लोग क्या लिखे कि जहां p और q सभाज्य संख्या है तथा q 0 के इक्वल नहीं है। अब ये देखिए दो कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये बोल रहा है कि p और q सभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में आता होगा कि सर सभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए सभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो और एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि देखिए अगर हम लोग 4/12 लिखें तो 4/12 को जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है,
तो देखिए 1/3 का उभयनिष्ठ यानी 1 में भी कॉमन हो और 3 में भी कॉमन हो, ऐसा तो एक ही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है नहीं ना, तो वही हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसी को सह-अभाज्य बोला जाता है। अब देखिए पहला कंडीशन तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। अब देखिए q इज इक्वल टू नॉट जीरो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो हर के रूप में है ना, हर जीरो नहीं होगा। अगर हर जीरो हो जाता है, सपोज दैट कि अगर हर जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये देखिए क्या आ गया, p/0 हो जाएगा, ठीक है। जब किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं ना, तो वह संख्या इनफिनाइट हो जाता है, ठीक है, यानी हम लोग उसको डिवाइड ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ q जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो आई होप आप लोग दूसरा भी कंडीशन समझ चुके होंगे। तो चलिए अब इस सवाल को और आगे की ओर ले जाते हैं। तो यहां हम लोग आगे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ये लिखेंगे, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ किस में वर्ग करना है, यहां जो दिया है ना √3 बराबर p/q, ठीक है। तो इन दोनों तरफ यानी इनमें जो है ना वर्ग करना है, यानी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी वर्ग करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या है, √3 लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका वर्ग कर देंगे इधर, और इधर क्या है p/q, ठीक है, तो इधर इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, देखिए जब √3 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और 3 के नीचे में अगर 1 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो पुनः वही संख्या आ जाती है, ठीक है। और हर एक संख्या के नीचे यानी हर एक संख्या के बटे में एक छुपी हुई रहती है, ये हम लोग जानते हैं। अब बराबर क्या है, देखिए यहाँ p यानी p/q का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर को हम लोग अलग अलग कर लेंगे, यानी p का स्क्वायर कर लेंगे, अब बटा q का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछी गुना, यानी इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक का गुना p के साथ करेंगे। तो जब एक का गुना p के साथ करेंगे, p स्क्वायर के साथ में, तो p स्क्वायर हो जाएगा। और इधर देखिए जब 3 का गुना q स्क्वायर के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां तक करने के बाद आगे क्या करना है कि इस 3 देखिए इधर गुना में है, जब बराबर के इधर लाएंगे किस में आ जाएगा, भाग में, ठीक है। तो p²/3 हो जाएगा बराबर q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 मानना है, ठीक है। और यहां लिखना है कि जहां, ब्रैकेट में लिखना है, हालांकि इधर भी हम लिख सकते थे लेकिन यहां इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। ब्रैकेट दे दिए हैं वैसे, जहां p² 3 से विभाजित है तथा p भी 3 से विभाजित हो रही है या है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, विभाजित हो रही है। अब आप लोग के माइंड में आता होगा कि सर ये क्या लिखे, ठीक है। देखिए यहां क्या है कि p² जो है ना 3 से विभाजित है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब p² 3 से विभाजित है तो उसका जब p भी 3 से विभाजित होगी। मुझे लगता है कि इस जगह आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मैं यहाँ कहूँ कि 4 का स्क्वायर 4 से डिवाइड करता है, ठीक है, 4 से विभाजित है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर यानी 16 4 से विभाजित है। तो देखिए जब 16 4 से विभाजित है तो ये 4 का स्क्वायर 16 हुआ, ठीक है। तो ये 4 भी तो 4 से विभाजित है ना, तो यही कहने का मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए अगर p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अब यहाँ समीकरण 1 मान लिए,
अब यहां आगे हम लोग को क्या लिखना है वह देखिए। अब P बराबर 3m रखने पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि P बराबर 3m रखेंगे, ठीक है। और यही आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहां देखिए मैंने क्या लिखा, P बराबर 3m, क्योंकि मैं यहां √3 को एक अपरिमेय संख्या दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। वही अगर मैं यहां अगर 2 को दिखाने जाता, √2 को, तो P बराबर क्या रखते हैं 2m। अगर वही 5 को √5 को अपरिमेय संख्या दिखाने जाते तो P बराबर क्या रखते हैं 5m, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कहां पे चेंजेस करना है, ठीक है। ये जो प्रूव करने दे दिया जाएगा, यानी मान के चलिए √5 हम लोग को अपरिमेय प्रूव करने दे दिया जाए, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, P बराबर 5m रखेंगे, ठीक है। अगर वही √2 देता तो P बराबर 2m रखते, ठीक है। अगर वही √7 देता तो P बराबर 7m रखते, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को यह चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, P का मान यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 यहां हम लोग के पास में क्या है, यहां देखिए क्या है, P² बटा 3 बराबर Q², ठीक है। तो देखिए P बराबर कितना रखना है 3m, ठीक है। यानी P बराबर 3m और समीकरण में क्या है स्क्वायर है, यानी P का स्क्वायर है तो यहाँ 3m का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब बटा क्या है 3 है तो 3 कर दिए, अब बराबर Q² है तो Q² कर दिया, ठीक है। अब यहां देखिए जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, और m का स्क्वायर यानी m को 2 बार गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा m², ठीक है। अब बटा क्या है 3, अब बराबर Q², ठीक है। तो देखिए 3 से कट जा रहा है 9 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास में क्या बच जाएगा 3m² बराबर Q², ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है कि 3m इधर देखिए गुना में है, ठीक है। तो इसको जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा भाग में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे m² बराबर Q² बटा 3, ठीक है। और इसको क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, और यहां फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जहां Q² 3 से विभाजित है तथा Q भी 3 से विभाजित है, ठीक है। यानी जो चीज हम लोगों ने वहां लिखा था वही चीज को यहां भी लिख देना, ठीक है। क्योंकि वहां जो है ना P² 3 से विभाजित हो रही थी, इसीलिए वहां लिखे कि P² 3 से विभाजित हो रही थी तो P भी 3 से विभाजित हो रही। अब यहां देखिए कि Q² ऊपर में है, ठीक है, नीचे 3 है, ठीक है। तो इसीलिए यहां देखिए क्या लिखे कि Q² 3 से विभाजित हो रही है तथा Q भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तब इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हम लोग को आगे क्या लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग को डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप लोग को वेरीफाई मैंने बताना है कि ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है। तो देखिए
तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है कि जहाँ P और Q सहाभाज्य संख्या है, तो मैंने सहाभाज्य संख्या क्या बताया कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूं। तो चलिए अब देखिए, यहां देखिए P जो है ना Q स्क्वायर P स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो P भी 3 से विभाजित है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 हो गया। यहाँ देखिए P स्क्वायर भी हो गया और P भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, और ठीक उसी तरह Q में भी, ठीक उसी तरह यहाँ देखिए कि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो Q भी 3 से विभाजित है। ठीक है, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज्यादा आ गया। ठीक है, इसीलिए यह जो है ना P और Q यानी √3 को जो हम लोग परिमेय माने थे, तो वह परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को यह चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे √3 को अपरिमेय संख्या दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ही इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करें जो कि आपके साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।